स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे आसपास तरह तरह के पदार्थ हैं, जैसे मेज, जल, गैस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इनमें बहुत सारे जो पदार्थ हैं वो ठोस हैं, बहुत सारे पदार्थ द्रव हैं और बहुत सारे पदार्थ गैस हैं। वास्तव में पदार्थ क्या है? पदार्थ या मैटर, इंग्लिश में इसको हम कहते हैं मैटर। ये क्या होता है? प्रत्येक वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसके अंदर क्या होता है? द्रव्यमान मतलब मास, और जो स्थान घेरती है, मतलब जो स्पेस ऑक्युपाई करती है, वो हर एक चीज क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। पदार्थ में बहुत सारी चीजें हैं हमारे आसपास की, जैसे कुर्सी, मेज, टीवी, फ्रिज, ये सब ठोस पदार्थ हैं। इसी तरीके से द्रव पदार्थ भी हैं, जैसे जल, दूध और तेल, ये जो बह सकते हैं वो सब क्या है? द्रव के अंदर आते हैं। और इसी तरीके से गैसीय पदार्थ भी हमारे चारों तरफ हैं, जैसे कि हमारा गैस सिलेंडर होता है जिससे खाना बनता है, उसमें जो पदार्थ है वो गैसीय अवस्था में है। पदार्थों की सभी की विशेषताएं होती हैं। सभी पदार्थ जो है क्या है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। ऑल मैटर जो है उसके क्या होते हैं? स्मॉल पार्टिकल होते हैं। ये स्मॉल पार्टिकल है हर एक मैटर के। इस पार्टिकल के आधार पर ही जो है ये डिसाइड होता है कि ये पदार्थ जो है ठोस है, द्रव है या गैस है। तो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? टीनी एलिमेंट होते हैं। टीनी बहुत छोटे साइज में जो है और संख्या में बहुत अधिक होते हैं। पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए अगर आप देखें, पोटेशियम परमैंगनेट होता है जिसको हम लाल दवा भी कहते हैं। अगर उसको आप क्या कर दें, ये एक बाल्टी भरी हुई पानी की है और इसमें हम जो है थोड़ा सा क्या मिला दें? पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का जो रंग है वो गुलाबी होता है। अगर इसमें हम थोड़ा सा भी मिला दें तो आप देखोगे कि उसकी जरा सी जो मात्रा है वो इस पूरे के अंदर क्या हो जाएगी? फैल जाएगी और उसका रंग भी गुलाबी हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि पोटेशियम परमैंगनेट की जो छोटी सी मात्रा हमने ली है उसमें क्या है? बहुत सारे कण हैं, और जो द्रव के कण हैं वो उनके साथ क्या हो जाते हैं? मिक्सअप हो जाते हैं। और मिक्सअप होने के बाद पूरा जो द्रव है वो कैसा रंग ले लेता है? वो गुलाबी रंग ले लेता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ है, पदार्थ के अंदर जो कण हैं उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है, और पदार्थ के जो कण हैं उनका जो साइज है वो बहुत ही क्या होता है? सूक्ष्म होता है। आइए पदार्थ के कणों की विशेषताएं। पदार्थ के कणों की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। सबसे पहली चीज क्या है कि जो भी हमारा मैटर है उसके पदार्थ के कणों के बीच जो उसके स्मॉल पार्टिकल हैं उनके बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है, खाली जगह होती है। देखो, इसका पता हमें कैसे लगता है कि इनके बीच खाली जगह है? इसका पता हमें ऐसे लगता है, मान लीजिए हमारे पास क्या है? कोई बर्तन है जिसमें हमने जो है ये वाटर भर के रखा हुआ है। इसके अंदर क्या है? वाटर है। तो वाटर का जो लेवल है वो यहाँ पर है। मान लीजिए इसके अंदर हम चीनी मिला दें तो क्या होगा? जब चीनी मिलाएंगे इसके अंदर तो ये जो लेवल है ये थोड़ा ऊपर उठ जाना चाहिए। लेकिन वास्तव में क्या है? जैसे हम इसको मिलाते हैं तो मिलाने के बाद इसका लेवल देखते हैं तो लेवल क्या होता है? एज इट इज रहता है। लेवल में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होता, ना ही लेवल बढ़ता है, ना ही क्या होता है? घटता है।
ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमारे पास जो ये पार्टिकल है, ये चीनी वाटर है, तो वाटर के जो पार्टिकल है इनके बीच क्या है, पर्याप्त जगह है। जब कोई हम इसकी चीजें अंदर मिलाते हैं, जैसे कि मान लिया हमने इसके अंदर चीनी मिलाई, शुगर, तो क्या होगा, शुगर के जो कण है वो इन बीच की जगहों में क्या हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं, इनमें पर्याप्त क्या है, जगह है। तो इस वजह से क्या होता है, जो शुगर है वो इसमें मिल जाएगी, तो अतिरिक्त जो है ये इसको जगह नहीं चाहिए होगी और इसका लेवल एज इट इज रहेगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो पदार्थ के जो कण है उनके बीच में पर्याप्त क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। दूसरे क्या है, पदार्थ के जो कण है वो निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थों के बीच जो रिक्त स्थान होता है वो क्या होता है, जो पदार्थ है, पदार्थ के जो कण है वो निरंतर गतिशील होते हैं। मतलब जो पदार्थ के कण है वो एक जो है क्या है, जगह स्थिर नहीं है, बल्कि क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। और गति करते हुए जो है क्या हो रहे हैं, बर्तन की जो दीवारें हैं उससे भी क्या होते रहते हैं, टकराते रहते हैं। अगर वो ठोस है तो ठोस पदार्थ में जो ये गति है ये बहुत ही कम होती है, और द्रव में ठोस से अधिक होती है, और गैस में ये गति क्या होती है, सबसे अधिक होती है। तो पदार्थ के जो कण है वो निरंतर गतिशील है, और उनमें क्या होती है, कौन सी तरह की, जब गतिशील है तो उनमें क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। और तापमान बढ़ने पर हमें पता है कि गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। पदार्थ के जो कण है वो क्या है, पदार्थ के जो कण है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। ये जो बल है ये इस तरह है जैसे कि चुंबक के दो कण वो आपस में क्या करते हैं, इंट्रैक्शन लगाते हैं एक दूसरे में। इसी तरीके से जो है ये भी क्या लगाते हैं, अट्रैक्शन लगाते हैं। ये जो बल है ये ठोस जो पदार्थ है उनमें क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, द्रव में उससे कम होता है, और गैस में क्या होता है, सबसे कम होता है। गैस में जो है बल बिल्कुल लगभग शून्य के बराबर होता है। आगे हम इसको देखेंगे कि ये क्या रोल प्ले करते हैं पदार्थ को बनाने में। पदार्थ की अवस्थाएं, जैसे कि हमें पता है कि पदार्थ जो है मूल रूप से ठोस, द्रव और गैस तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। अब कुछ नई अवस्थाओं का भी जो है रिसर्च हो चुकी है, जिनको जो है हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम इस चैप्टर में जो है इन तीनों के ऊपर ही बात करेंगे, ठोस, द्रव और गैस। ठोस जो पदार्थ है, ठोस पदार्थ वो पदार्थ हैं, देखिए जैसे आपने देखा होगा, जैसे मान लिया मेज है, ईंट है, पत्थर है, ये सब ऐसे पदार्थ हैं जो किसके अंदर आते हैं, ठोस पदार्थ के अंदर आते हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनके गुण हैं कुछ। इनका गुण पहला क्या है, इनका जो आकार है वो क्या होता है, निश्चित होता है, और उसकी क्या होती है, स्पष्ट सीमाएं होती है। मान लीजिए कोई ईंट है तो उसका जो आकार है वो क्या है, निश्चित है। कुछ समय के बाद या कभी भी इसका जो आकार है वो बदलेगा नहीं, जो का तो रहेगा। तो इनके आकार स्पष्ट होते हैं। इसका द्रव्यमान भी क्या होता है, निश्चित होता है, और इसका जो आयतन है वो भी क्या होता है, निश्चित होता है। स्थिर आयतन होता है इसका, मतलब इसका जो आयतन है, ये जो जगह घेरता है वो हमेशा क्या होती है, निश्चित होती है। और इसकी जो संपीड़ितता, संपीड़ितता का मतलब होता है दबने का गुण। संपीड़ितता मतलब दबने का गुण, वो क्या होता है, लगभग शून्य होता है। कारण क्या है कि अगर हम ये कोई द्रव है, इस पर हम क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो इसके कणों के बीच जो है दूरी बहुत ही कम है। तो एक जो कण है, जितने भी इसके अंदर जो कण है वो क्या है, एक निश्चित क्रम में क्या हुए हैं, सजे हुए हैं। तो इस पर जो है फोर्स लगाने से कोई भी जो है चेंजेस नहीं आएगा, तो हमेशा इसका आकार क्या होगा, निश्चित होगा। बाह्य बल लगाने पर ठोस अपने आकार को बनाए रखता है। अंतरा अणुक बल मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ठोसों में, द्रव तथा गैस में सबसे अधिक होता है। इनके जो अणु हैं उनके बीच क्या होता है, एक अंतराणुक बल होता है। मतलब ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। एक अणु को दूसरे अणु से अलग करने में हमें बाहर से बल लगाना पड़ेगा, तो इस वजह से इनका आकार हमेशा क्या होता है,
निश्चित होता है। द्रव के गुण, जो द्रव होता है, द्रव का निश्चित आकार नहीं होता। जो द्रव होता है, देखा होगा आपने, जैसे कि जल है, जल क्या है, एक द्रव है, जल। तो जल का जो है क्या है, अगर आप देखोगे जिस भी बर्तन में हम रखते हैं वो उसी का ही जैसा बन जाता है, उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। इसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आयतन निश्चित होने का मतलब है, अगर मान लिया गिलास पानी है और उसमें 100 ml, 50 ml या 100 जितना भी है, उसको आप अलग बर्तन में लेके जाओगे तो उसका द्रव्यमान, उसका जो आयतन है उतना का उतना ही रहेगा। इसका द्रव्यमान क्या होता है, निश्चित होता है। आयतन भी निश्चित होता है, लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं होता। द्रव में बहाव होता है, मतलब द्रव क्या हो सकते हैं, बह सकते हैं, इनका आकार बदला जा सकता है। इनका जो अंतरापरमाणु बल है, अंतरापरमाणु बल क्या होता है, जो अणुओं के बीच क्या लगता है, बल लगता है। ये क्या होता है, ठोस की तुलना में क्या होता है, कम। ठोस के लिए क्या होता है, सबसे अधिक, फिर उसके बाद किसके लिए होता है, द्रव, और उसके बाद किसके लिए होता है, गैस। सबसे ज्यादा जो अंतरापरमाणु बल है वो ठोस के अंदर होता है, द्रव में इससे कम होता है, और गैस में क्या होता है, सबसे कम होता है। गैस के तीसरी जो अवस्था है वो गैसीय अवस्था है। गैसीय अवस्था में क्या होता है, ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता, संपीड़ितता फिर वही शब्द है, संपीड़ितता का मतलब होता है दबना। जब हम इनको गैसों को किसी बर्तन में भरकर क्या करते हैं, इन पर जो है प्रेशर लगाते हैं, तो प्रेशर लगाने से इनका आयतन क्या होता है, कम हो जाता है। तो इसको संपीड़ितता कहते हैं। गैसों की संपीड़ितता जो है सबसे क्या होती है, अधिक होती है। इसके कणों के बीच जो अंतरापरमाणु बल है वो भी क्या होता है, सबसे कम होता है। गैसों को आसानी से इसलिए दबाया भी जा सकता है। इनका विसरण काफी तीव्रता से होता है। विसरण का मतलब है, अगर इनको आप खुली छोड़ देंगे तो इसके जो परमाणु है वो क्या हो जाएंगे, दूर दूर हट जाएंगे। तो इनका जो विसरण है वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर हम यहाँ देखें, यहाँ गैस के जो अणु है वो दूर दूर है, और जितना बड़ा बर्तन होगा, ये पूरे बर्तन का जो पूरा आयतन है उसको क्या कर लेते हैं, उपाय कर लेते हैं। तो इनका जो आयतन है वो निश्चित नहीं है, इनका आकार निश्चित नहीं है, बस इनका जो द्रव्यमान है वो क्या होता है, निश्चित होता है। द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी कि इनका जो मास है वो क्या होता है, हमेशा निश्चित होता है। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण क्या होता है, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक क्या है, मान लीजिए हम जल है, जल को गर्म करें तो जल जो है क्या है, एक निश्चित टेम्परेचर पर जाकर क्या है, उबलने लगेगा। उस टेम्परेचर को जिस पे जल उबलता है उसको हम क्या कहते हैं, उसका क्वथनांक कहते हैं, या उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है क्या है, वो तापमान है जिस पर कोई द्रव क्या होता है, उबलता है। लेकिन इससे पहले भी एक प्रक्रिया होती है, वो क्या है, अगर आप किसी द्रव को खुला छोड़ दें तो उसके जो पृष्ठ के जो अणु होते हैं वो अपनी ऊर्जा की वजह से इसके पृष्ठ को छोड़कर क्या करने लगते हैं, जाने लगते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो द्रव को अगर गर्म किया जाए तो उससे पहले ही जो है क्या हो जाता है, इसका वाष्पीकरण हो जाता है। वाष्पीकरण जो है, बॉइलिंग एक अलग प्रक्रिया है और इवेपोरेशन क्या है, एक अलग प्रक्रिया। ये पानी का जो है अगर आप खुला छोड़ दो तो बिना उबले ही क्या हो सकता है, वो उड़ जाता है वहां से। तो इस घटना को जो है क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। वाष्पीकरण की प्रक्रिया कैसे होती है, ये पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या गैस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रव में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इसकी गति ऊर्जा होती है और वे दूसरे कणों के आकर्षण से मुक्त हो जाते हैं, धीरे धीरे वाष्पीकृत होने लगते हैं। देखो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, ये मान लीजिए कि मान लिया हमारे पास ये कोई द्रव, मान लिया कोई है एक बर्तन है, इस बर्तन के अंदर मान लिया कोई क्या है, एक द्रव है, ये द्रव। अब इस द्रव के जो है कण है इसके अंदर, ये इनके बीच एक क्या लग रहा है, जितने भी कण है
एक बल लग रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, अंतरापरमाणुक बल कहते हैं इसको। उसकी वजह से जो है ये कोई भी अणु इसके पृष्ठ को छोड़कर जाना नहीं चाहता। लेकिन क्या है कि अगर थोड़ा सा तापमान बढ़ जाए तो इसमें से जो है कुछ अणु ऐसे होंगे जो यहाँ पर पृष्ठ पर आ जाएंगे। यहाँ उनके पास अपनी इतनी गतिज ऊर्जा होगी कि वो इस बल को तोड़कर क्या हो जाएंगे, इसके पृष्ठ से यहाँ ऊपर उठने लगे। इस घटना को जो है हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण वह घटना है जिसमें जो द्रव है वो बिना उबले वाष्प में बदल जाता है। इस घटना को वाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक, क्वथनांक जैसा कि मैंने भी बताया, क्वथनांक वह ताप है जो जिस पर जो है कोई भी जो द्रव है वो उबलने लगता है। मान लीजिए आप वाटर है, इसको लेकर गर्म करेंगे तो गर्म करने से जो है एक ऐसी अवस्था आ जाएगी कि इसके जो अणु है वो अणु जो है इसके पृष्ठ को छोड़कर, इसके अंदर जो है क्या है, ये अगर वाष्पीकरण में देखें तो कुछ ही अणु होते हैं जो इसके पृष्ठ को छोड़कर जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको गर्म करेंगे तो इसमें अत्यधिक मात्रा में अणु ऐसे होंगे जो इसके पृष्ठ को छोड़कर जाने लगेंगे। इस घटना को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक। इसको हम कहते हैं वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिसमें कोई द्रव उबलने लगता है, उसको हम कहते हैं क्वथनांक। जल का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। गलनांक, गलनांक क्या होता है, जैसे जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, जैसे बर्फ है, आइस है हमारे पास बर्फ, इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करने से जो है ये किस में बदल जाएगा, ये जल में बदल जाएगा। तो जल में जो है ये किस अवस्था में आ गया, द्रव अवस्था में। पहले किस अवस्था में है, ठोस, और यहाँ पर किस अवस्था में आ गए, द्रव अवस्था में। तो किसी वस्तु का के लिए वह ताप जिस पर वो ठोस अवस्था को छोड़कर किस में आने लगता है, द्रव अवस्था में आने लगता है, उसका क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। जैसे कि जो ये है 273 डिग्री सेल्सियस, इसका गलनांक है, जल का गलनांक। इस ताप पर क्या होता है, बर्फ पिघलकर जल बनने लगता है। गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा क्या होती है, जब कोई पदार्थ किसी एक अवस्था से, जैसे कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है और वो किस अवस्था में जा रहा है, मान लिया हमने उसको करा तो द्रव अवस्था में जा रहा है, तो ठोस अवस्था में से द्रव अवस्था में लाने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। गर्म का मतलब क्या है कि इसको हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो ये टेम्परेचर जब हम इसको देंगे, टेम्परेचर इसका बढ़ाएंगे, तो एक ऐसी अवस्था आ जाएगी कि इसको ऊष्मा देने पर भी इसका ताप नहीं बदलेगा, बल्कि क्या होगा, ये जो है ठोस से द्रव अवस्था में आने लगेगा। तो उस ऊष्मा को जो है हम क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जब कोई पदार्थ गलने की प्रक्रिया के दौरान अपने गलनांक पर पहुंचता है तो इसे और अधिक ताप बढ़ने के बाद भी तापमान में बिना किसी वृद्धि दर्शाए अपनी अवस्था को क्या करता है, बदलता है। ऐसे पदार्थ द्वारा उस ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित कर लेने के कारण यह ऊष्मा पदार्थ और बर्तन में छुपी रहती है। इसे ही गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट कहते हैं। ये भी दो प्रकार की होती है, संलग्न की गुप्त ऊष्मा। संलग्न मतलब क्या है, वायुमंडलीय दाब पर अगर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संलग्न की प्रयुक्त ऊष्मा कहते हैं। मतलब इसमें क्या है, वायुमंडलीय दाब पर अगर 1 किलोग्राम आपके पास क्या है, कोई ठोस है और उसको द्रव अवस्था में बदलना है, तो 1 किलोग्राम को बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी वो क्या होगी, लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन, संलग्न की गुप्त ऊष्मा। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है, क्योंकि जल के कणों की ऊर्जा उसकी संलग्न गुप्त ऊष्मा से अधिक होती है। इसी तरीके से जो है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होगी। वाष्पीकरण में भी क्या होता है,
पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं तो वो द्रव अवस्था से किस अवस्था में बदलता है, गैसीय अवस्था में बदलता है। तो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम गैस को उसके क्वथनांक पर वाष्पीकृत होने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसकी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। जल के लिए इसकी जो वैल्यू है 373 केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण को कौन कौन सी चीजें हैं जिस पर वाष्पीकरण का प्रभाव पड़ता है। पहला है जो पृष्ठ है, जो द्रव का जो पृष्ठ है वो अगर उसका क्षेत्रफल बढ़ जाए तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई गिलास है, उसका मान लीजिए इतना चौड़ा ये मुंह है और मान लीजिए एक टब है, इसका क्षेत्रफल क्या है, ज्यादा है। तो अगर हम दोनों में जो है समान मात्रा में जल डाल दें तो इसमें जो है जल कम वाष्पीकृत होगा और इसमें क्या होगा, अधिक। तो सतह के क्षेत्रफल पर डिपेंड करती है, जितना क्षेत्रफल अधिक होगा उतना ही जो है सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की जो दर है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसी तरीके से तापमान, अगर तापमान बढ़ाएंगे तो अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस कारण वो द्रव के पृष्ठ को छोड़कर जाने लगेंगे, इससे भी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब होता है जो हमारी वायु है उसमें कितनी नमी मिली हुई है। जितनी नमी अधिक मिली होगी उतनी ही जो है वाष्पीकरण की जो दर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वायु की गति में वृद्धि, जितनी तेज वायु चलेगी उतने ही जो द्रव के कण है वो पृष्ठ को छोड़कर तेजी से जाने लगेंगे। इस वजह से वायु की गति में वृद्धि होने से भी वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी। वाष्पीकरण के कारण शीतलता, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि जब कोई चीज क्या है वाष्पीकृत होती है तो उसके चारों ओर क्या है, शीतलता मतलब ठंडी हो जाती है चीजें उसके आसपास की। जैसे घड़ा है, घड़े में जो है क्या है, जो मिट्टी का घड़ा होता है इसमें पानी रखते हैं तो उसमें पानी क्या होता है, ठंडा हो जाता है। इसका कारण क्या है कि जो पानी है वो घड़े के अंदर छोटे छोटे से बहुत ही महीन क्या होते हैं, सुराख होते हैं, तो उनसे होकर क्या होने लगता है, वाष्पीकृत होने लगता है। वाष्पीकृत होने के लिए उसको जो ऊष्मा चाहिए होती है वो आसपास के वातावरण से क्या करता है, लेता है। तो उसके जो अणु है वो ऊष्मा लेकर वाष्पीकृत हो जाते हैं। इस वजह से जो है वहां पर वाष्पीकरण के कारण उसके आसपास ठंड बढ़ जाए, ठंडापन बढ़ जाता है। इसी वजह से घड़े का जो पानी है वो क्या हो जाता है, ठंडा होता है। इसी तरीके से अगर पेट्रोल को हम हाथ पे रख लें और वो उड़ने लगे, मतलब वाष्पीकृत होने लगे, तो हमें ठंडा ठंडा महसूस होता है। इसका भी कारण यही है कि पेट्रोल को जब हम हाथ पर रखते हैं तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और वाष्पीकरण के लिए आवश्यक जो ऊष्मा है वो चारों ओर के वातावरण से इसको क्या है, मिलती है। इस वजह से जो है हमें क्या है, ठंडा महसूस होता है। विसरण, विसरण क्या होता है, विसरण अलग अलग जो पदार्थ है उनके जो कण है वो आपस में क्या होते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, मिल जाते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। जैसे कि इसकी डेफिनेशन दी हुई है विसरण एक प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे से अंतर मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। विसरण जो है सबसे अधिक गैसों में होता है, उससे कम द्रवों में होता है, उससे कम ठोसों में होता है। इसका कारण क्या है, उनके बीच के जो अणु है उसके बीच का जो स्थान है, गैसों में स्थान बहुत अधिक होगा तो दूसरे जो अणु है वापस आकर उन बीच जो में जो रिक्त स्थान है उसमें मिल जाएंगे। द्रव में उससे कम होता है और ठोस में लगभग शून्य होता है। द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति भी कर सकते हैं। द्रवों में गैसों के विसरण, गैसों में विसरण, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि
पदार्थ की जो अवस्था है, यानी कि ठोस से हम द्रव में बदल सकते हैं, द्रव में गैस, इस तरीके से जो है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पदार्थ को लाया जा सकता है। और जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आता है तो तीन जो चीजें हैं वो प्रभावित होती हैं। क्या है? उनके बीच का जो रिक्त स्थान होता है वो प्रभावित होता है। यदि पदार्थ के कणों की दिशा बदल दी जाए तो अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। यदि पदार्थ के कणों के बीच का आकर्षण बल बदल जाए, आकर्षण बल भी क्या हो जाए? बदल जाए। मतलब अगर आकर्षण बल ज्यादा हो जाएगा तो ठोस बन जाएगा, आकर्षण बल कम होगा तो क्या है? द्रव बन जाएगा, उससे भी कम होगा तो गैस बन जाएगा। उपरोक्त सभी बिंदुओं से यह पता चलता है कि पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन करने के लिए हमें दो परिवर्तन करने होते हैं। दो चीजें ऐसी हैं जो अवस्था को परिवर्तित कर सकती है। पहली अवस्था क्या है? तापमान। ताप बढ़ाकर भी हम जो है अवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं। एक है तापमान और दूसरा है दाब। इन दो चीजों को बदलकर जो है अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, ठोस से द्रव में, द्रव से गैस। पदार्थों के गुणों में परिवर्तन होने वाले भौतिक कारक क्या है? एक तो क्या है? तापमान है और दूसरा क्या है? दाब। तापमान से कैसे प्रभाव पड़ेगा? तापमान से ऐसे प्रभाव पड़ेगा जब कोई वस्तु का तापमान बढ़ेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। वो कण जो है अधिक गति से या तो कंपन करेंगे, अगर ठोस है, ये ठोस है इसमें क्योंकि चलने फिरने की जगह नहीं होती, ये बहुत टाइटली क्लोज होते हैं, तो इस वजह से क्या है अपनी उसके तरफ ऐसे कंपन करेंगे। द्रव में गति कर सकते हैं और गैस में भी क्या कर सकते हैं? गति कर सकते हैं। जैसे जैसे हम उसको गर्म करेंगे तो क्या हो सकता है? गर्म करने से ठोस द्रव में बदल जाएगा और द्रव किस में बदल जाएगा? गैस में बदल जाएगा। दाब को बदलने से भी, जैसे मान लीजिए अगर कोई गैस है, गैस के जो अणु है वो क्या है? दूर दूर है। अगर हम इस पर क्या है? एक पिस्टन लगाकर बर्तन में क्या कर दिया? इस पर दबाव लगाएंगे तो पिस्टन लगाने से ये जो अणु है वो क्या हो जाएंगे? पास पास आ जाएंगे। और अणु पास पास आने का मतलब क्या है? अगर गैस है, अणु दूर दूर है, पास पास आ गए तो द्रव बन जाएगा, और दबाव लगा दिया तो हो सकता है वो क्या है? ठोस बन जाए। तापमान और दाब पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए उत्तरदायी हैं। दो ही ऐसे कारण हैं जो पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं। शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जिसे उच्च दाब पर रखा जाता है, अत्यधिक उच्च दाब में रखने के कारण ही यह ठोस अवस्था में रह पाती है। क्योंकि ये तो गैस है, अगर हम इसको क्या करें? छोड़ें तो ये किसमें? गैस अवस्था में रहेगी। लेकिन अगर इसको अधिक दाब पर लगाएं तो ये क्या है? ठोस अवस्था में रहेगी।